एकादश के व्यावसायिक संगठन के बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानापन्न प्रविवरण, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। स्थानापन्न प्रविवरण दरअसल एक ऐसा प्रलेख है जो प्रविवरण के स्थान पर तैयार किया जाता है। यहाँ इन ल्यू का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। सो स्टेटमेंट्स, एनी स्टेटमेंट्स विच इज़ prepared and submitted with registrar in place of prospectus is called a statement in lieu of prospectus basically। तो एक ऐसा प्रलेख जिसे एक ऐसी अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी जिसने प्रविवरण निर्गमित नहीं किया है वो तैयार करती है और जमा करती है रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि बिना प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण को रजिस्ट्रार के पास जमा किए कोई भी कंपनी अपने अंशों का न तो निर्गमन कर सकती है और न ही वह उनका आवंटन कर सकती है। ठीक है, तो अंशों या ऋणपत्रों के आवंटन के 3 दिन पहले हर हाल में स्थानापन्न प्रविवरण रजिस्ट्रार के पास एक प्रति के तौर पे जमा करना होता है। इस पर प्रत्येक संचालक के हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं। इसमें तृतीय अनुसूची के प्रथम भाग में दिया हुआ ब्यौरा और इस अनुसूची के द्वितीय भाग में दी हुई रिपोर्ट का वर्णन होना चाहिए। अब आप ये समझ लीजिए कि स्थानापन्न प्रविवरण को निर्गमित करने की कंडीशंस क्या क्या हैं। देखिए, वैसे तो आप ये जानते हैं कि कंपनी, कोई भी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी है और अगर जनता से वो चाहती है कि पूंजी इकट्ठा करे या ऋणपत्रों के माध्यम से सार्वजनिक ऋण ले ले, सार्वजनिक ऋण नहीं बोलेंगे, ऋण ले ले। सार्वजनिक ऋण उसे बोलते हैं जो सरकार जो है जनता से प्राप्त करती है, उसे सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप बोलेंगे कि पब्लिक से अगर ऋण लेने का कोई काम कंपनी करती है तो वो ऋणपत्रों के माध्यम से किया जाता है। तो खैर, ऋणपत्र हों या अंश हों, इनके निर्गमन से पहले हर सार्वजनिक कंपनी को एक प्रविवरण यानी कि प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है। लेकिन अगर कंपनी के संचालक यह तय करते हैं कि वह पब्लिक में नहीं जा रहे अंशों के आवंटन के लिए और वह पर्सनली अपने व्यक्तिगत लेवल पे व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से पर्याप्त पूंजी इकट्ठा कर सकेंगे, तो डेफिनेटली उन्हें प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो स्थानापन्न प्रविवरण इशू करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी दशाओं का वर्णन किया गया है जब किसी अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी ने अपने निर्माण के समय प्रविवरण का निर्गमन नहीं किया हो तब, या यदि कोई निजी कंपनी है और वो सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तित हो रही हो तो उसे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तीसरी सिचुएशन है यदि किसी कंपनी की समस्त आवश्यक पूंजी उसके निर्माण के पश्चात स्वतः प्राप्त हो गई है और वह प्रविवरण के निर्गमन को आवश्यक नहीं समझती तो उसे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करना होगा। और चौथी कंडीशन जो है वो सिचुएशन है वो है यदि किसी कंपनी ने निर्माण के समय तो अंशों या ऋणपत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद जनता को आमंत्रित करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभ में वो स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमित करती है और जब उसे ज़रूरत लगती है कि वो जनता को आमंत्रित करेगी तब वो प्रविवरण इशू कर सकेगी। तो फिलहाल हम ये अब जानते हैं, हमने ये जाना कि स्थानापन्न प्रविवरण का अर्थ क्या है, फिर हमने ये भी जाना कि इसे निर्गमित करने की दशाएं क्या हैं। ये दशाएं आपके सामने आ चुकी हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। अब हम ये जानते हैं कि स्थानापन्न प्रविवरण की विषय सामग्री क्या है, कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो सबसे पहले जो बातें इसमें दी जाती हैं वो प्रारंभिक व्ययों की राशि कितनी रही है, अधिकृत अंश पूंजी या उनका किन किन प्रकार के अंशों में विभाजन है, शोध पूर्वाधिकार अंशों की राशि और उनके भुगतान की तिथि क्या है, संचालकों, प्रबंध संचालक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष, इनके नाम क्या हैं और उनके पते क्या हैं, अभिगोपन की संबंधी सूचना, अगर कोई अभिगोपन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या ऐसी कोई भी सूचना अभिगोपन से संबंधित है तो क्रय की गई संपत्ति के प्रतिफल का विवरण भी यहाँ आता है। अंकेक्षक यानी ऑडिटर्स जो कंपनी के जो अकाउंटिंग जो भी बुक्स हैं उनकी ऑडिटिंग करने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो कौन हैं, उनके नाम और उनके पते इसमें आने चाहिए। साथ ही साथ कंपनी की संपत्ति में संचालकों तथा अन्य पक्षों के हितों का वर्णन इसमें आता है कि कंपनी की जो संपत्तियां हैं उसमें संचालकों का क्या है और जो अन्य पार्टीज़ हैं उनके
उसमें उनका कितना हिस्सा है या कितना दखल है, महत्वपूर्ण अनुबंध जो हुए हैं, ठीक है, उनकी कब कब किस किस डेट में हुए हैं और उन अनुबंधों का क्या क्या स्वभाव है। और जो एक बात हो सकती है वो समय और स्थान, वो समय क्या है, किस टाइमिंग में और किस प्लेस पे आ कर के लोग कंपनी के बारे में और जानकारी के लिए उसके खातों का, अंतिम खातों का निरीक्षण कर सकते हैं। लोग वो जो शेयर खरीदने के इच्छुक हैं, जिन्हें प्रस्तावित किए गए हैं शेयर खरीदना, और संचालकों अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर, संचालक और उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जो भी हैं वो हस्ताक्षर करते हैं। तो स्थानापन्न प्रविवरण कंपनी तथा अंशधारियों के बीच अनुबंध का आधार होता है और इसकी प्रति को रजिस्ट्रार के पास भेजना आवश्यक होता है। एक और टॉपिक, एक और शब्द मेंशन हुआ था कल के वीडियो में, शेल्फ प्रविवरण। ये शेल्फ क्या होता है ज़रा सा समझिए। देखिए, कंपनी अधिनियम की धारा 31 शेल्फ प्रविवरण से संबंधित है। शेल्फ प्रविवरण से आशय एक ऐसे प्रविवरण से है जिसे प्रतिभूतियों के प्रथम प्रस्ताव की अवस्था में, प्रथम प्रस्ताव यानी कि पहली बार जब आप कोई प्रतिभूति किसी कैटेगरी विशेष की आप इशू कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप जनता को प्रस्ताव दे रहे हो कि वो आपके ये प्रतिभूतियाँ खरीदें। प्रतिभूति यानी शेयर या डिबेंचर। तो ऐसी स्थिति में कंपनी को रजिस्ट्रार के पास शेल्फ प्रविवरण यानी कि शेल्फ प्रॉस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है, यानी जमा करना पड़ता है। 1 वर्ष से अनधिक, ये 1 वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होगा। वैधानिक तौर पे इसे 1 वर्ष के लिए स्टैंडिंग माना जाता है, 1 वर्ष के लिए ये काम करता है। इस अवधि में उस प्रविवरण के अधीन प्रतिभूतियों के प्रथम प्रस्ताव के खोलने की तारीख से प्रारंभ होगी, यानी कि यह अवधि उस प्रविवरण के अधीन प्रतिभूतियों का पहला प्रस्ताव जिस दिन से शुरू हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने 1 अप्रैल से, अगर आपने फर्स्ट टाइम लोगों को इनवाइट किया है कि वो आपके कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स खरीदें, तो ये अब 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष के 31 मार्च तक इसका समय रहेगा। उस प्रविवरण की वैधानिक तौर पर मान्यता जारी किए गए कोई द्वितीय या उसके पश्चात प्रस्ताव के संबंध में और कोई प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि वही जो आपकी कैटेगरी, जिस कैटेगरी के शेयर या डिबेंचर आप इशू कर चुके हो, अगर 1 अप्रैल को आपने उन्हें इशू कर दिया, इनवाइट कर दिया, तो उसके बाद में अगर आप इस अवधि के दौरान उसी कैटेगरी के कुछ और अंशों के लिए आप जनता को आमंत्रित करना चाहते हैं, द्वितीय प्रस्ताव, तृतीय प्रस्ताव, तो उसके लिए आपको बार बार फिर ये प्रविवरण फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धारा 31 इस बात को स्पष्ट करती है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए शेल्फ प्रविवरण की से आशय एक ऐसे प्रविवरण से है जिसमें सम्मिलित प्रतिभूतियाँ या उस वर्ग की प्रतिभूतियाँ एक निश्चित अवधि में एक या अधिक निर्गमनों द्वारा बिना किसी दूसरा प्रविवरण जारी किए अंशदान के लिए प्रस्तावित की जा सकती हैं। एक और प्रविवरण का टाइप इसमें आता है जिसे हम रेड हेरिंग प्रविवरण भी बोलते हैं, इसको भी जान लीजिए। ये धारा 32 में इसे एक्सप्लेन किया गया है। धारा 32 में रेड हेरिंग प्रविवरण का प्रावधान है और इस प्रकार के इस धारा के प्रयोजन के लिए रेड हेरिंग प्रविवरण से आशय समझ लीजिए क्या है, एक ऐसा प्रविवरण जिसमें सम्मिलित प्रतिभूतियों की मात्रा एवं कीमत का विवरण सम्मिलित नहीं किया जाता। इसमें आप मात्रा और कीमत तय नहीं करते, रेड हेरिंग कहलाता है। एक कंपनी जिसका इरादा प्रतिभूतियों के अंशदान के लिए जनता को आमंत्रित करने का है, वह प्रविवरण के निर्गमन से पहले रेड हेरिंग प्रविवरण जारी करती है। कंपनी द्वारा अंशदान सूची खुलने अथवा प्रस्ताव करने से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास रेड हेरिंग प्रविवरण दाखिल किया जाएगा। एक प्रविवरण के सभी दायित्व रेड हेरिंग प्रविवरण पर भी लागू होते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, इसमें इन्होंने जो लिखा है कि जिस कंपनी का इरादा प्रतिभूतियों के अंशदान के लिए जनता को आमंत्रित करने का है, वो निर्गमन से पहले इसे जारी कर सकती है और कंपनी द्वारा अंशदान सूची खुलने के 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास इसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी खासियत ये होती है कि इसमें कितने शेयर और कितने वाले हैं इसका जिक्र नहीं होता है। ठीक है, हाँ, इसके दायित्व सारे वही होते हैं जो सामान्य प्रविवरण के होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये वो कंपनियां होती हैं जो हाई रेटेड, जिनके शेयर्स होते हैं, जो बहुत मतलब जिनमें ट्रस्ट, जो बहुत पुरानी कंपनी है, बड़े ब्रांड,
जैसे रिलायंस कंपनी कोई ऐसा इशू करे तो उन्हें ज़रूरत नहीं कि वो मात्रा और मूल्य वगैरह ये सब उसका विवरण इसमें भी भरा दें शुरुआत में, ठीक है। फ़िलहाल ये टॉपिक इतना आपके लिए 12th लेवल पे पर्याप्त है। अंश पूंजी क्या होती है ये भी चलिए जान लेते हैं। ये टॉपिक आपको 12th में काफ़ी मदद करने वाला है। अभी 11th में भी इसकी महत्ता कम नहीं है, थ्योरेटिकली इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अंश पूंजी जान लीजिए। पूंजी का मतलब वो पैसा होता है जिसके आधार पर बिजनेस प्रारंभ किया जाता है। अंश पूंजी इसे इसलिए बोलते हैं, अंश का मतलब हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है, पार्ट होता है। तो अंश पूंजी से इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनता को आमंत्रित किया जाता है कि वह किसी कंपनी के स्वामी बनने के लिए वो जो उसकी कुल पूंजी है उसमें अपने आवेदन दें कि वो कितना हिस्सेदार, कितने प्रतिशत का हिस्सेदार होना चाहते हैं। मान लिया एक कंपनी है और वो जो है 10 लाख की अंश पूंजी के साथ रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। उसकी पूंजी कितनी है? कुल पूंजी, इसे बोलते हैं अधिकृत पूंजी। और उसमें से इन्होंने पूरे 10 लाख इशू भी कर दिए तो उसे बोलेंगे निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी कितनी? 10 लाख पूरी की पूरी। अब मान लिया अगर कोई इस 10 लाख में से मान लेते हैं उसने 1 लाख रुपये या 10,000 रुपये के शेयर्स खरीदने के लिए आवेदन दिए, तो 10 लाख में 10,000 की वैल्यू कितनी होगी? 1% होगी। तो जो बंदा 1% की हिस्सेदारी चाहता है, स्वामित्व तो 1% का चाहता है, वो 10 लाख में से 10,000 के शेयर खरीद लेगा। इस तरह से वह उस कंपनी में 1% का मालिक हो गया। तो ये हर व्यक्ति जो खरीदता है ये 10,000 खरीदेगा, ये भी कुछ टुकड़ों में खरीदेगा, कुछ अंशों में खरीदेगा, कुछ शेयर्स में खरीदेगा जिनकी कीमत जनरली ₹10 या ₹100 तय कर दी जाती है और वो कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, ठीक है। तो टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो जैसे मैंने अभी बोला था कि 10 लाख किसी की अगर पूंजी है, कितनी? 10 लाख, और आप उसे अगर अंशों में बांटे तो मान लिया आपने उन्हें ₹10 वाले अंशों में बांट दिया, तो कुल मिलाकर के अंश कितने हो जाएंगे? 1 लाख अंश हो जाएंगे, 1 लाख अंश हो जाएंगे 10 रुपये वाले। और इस तरह से 10 लाख पूंजी 1 लाख अंशों में 10 रुपये वाले बटे होगी। अगर ये 100 रुपये वाले हैं तो इनकी संख्या 10,000 अंश हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बात शायद समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी बात पूंजी के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया है, फिर अंश पूंजी क्या होती है। इन्होंने कहा कि पूंजी से आशय वह धनराशि जो कंपनी को चाहिए कि वह चल और अचल संपत्तियां उससे क्रय कर सके। तो पूंजी के अभाव में कोई भी कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूंजी जो है ना वो किसी भी व्यवसाय और उद्योग धंधे का जीवन रक्त है। मनुष्य के जीवन में रक्त का बड़ा महत्व है। अगर रक्त दूषित हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, रक्त कम हो जाए तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत रक्त कम होने पे बड़ी समस्या आती है। रक्त दबाव जिसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, अगर वो घट बढ़ जाए तो भी दिक्कतें हैं। तो लाइफ ब्लड की तरह है पूंजी बिजनेस में। कंपनी की पूंजी अंशों में बटी हुई होती है और अंशधारियों से ये प्राप्त की जाती है, इसीलिए हम इसे अंश पूंजी कहते हैं। यूँ कह लें कि अंश पूंजी से तात्पर्य कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी से है। ये कितने प्रकार की होती है अगर हम बात करें तो ये अधिकृत पूंजी होती है। ये वो पूंजी होती है जिसके साथ कंपनी का समावेलन होता है। कंपनी का जो प्रमुख प्रलेख होता है, जिसे आपने भी पढ़ा था पार्षद सीमा नियम, उसमें जिस पूंजी का वर्णन होता है वो पूंजी पंजीकृत पूंजी कहलाती है, क्योंकि इसी पूंजी के साथ कंपनी का पंजीकरण होता है। अधिकृत पूंजी ये इसलिए कहलाती है क्योंकि इतनी ही अधिकतम पूंजी वो कंपनी इकट्ठा कर सकेगी जितना कि पार्षद सीमा नियम में वर्णन किया गया है। अंकित पूंजी भी इसे बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल भी इसे बोला जाता है। इन्होंने बताया है कि पंजीकृत पूंजी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी का पंजीयन इसी से होता है। अधिकृत पूंजी इस कारण कहा जाता है क्योंकि इससे अधिक पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती। अंकित पूंजी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह पार्षद सीमा नियम में अंकित होती है। निर्गमित पूंजी क्या होती है? अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता से आवेदन पत्र मांगे जाए वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। जो भाग अभी नहीं मांगा जाता उसे अनिर्गमित पूंजी कहा जाता है, जिसे बाद में कभी भी जारी यानी निर्गमित किया जा सकता है। उदाहरण से इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि मान लेते हैं अधिकृत पूंजी 10 करोड़ है, लेकिन जनता को अगर वो 4 करोड़ के लिए आवेदन मांगती है
तो ये 4 करोड़ रुपए ही निर्गमित पूंजी कहलाएगी। प्रार्थित पूंजी वह निर्गमित पूंजी का हिस्सा होता है, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे क्रय करने के लिए जनता से प्रार्थना पत्र यानी आवेदन पत्र मिलते हैं। तो उसको आप प्रार्थित पूंजी या आवेदित पूंजी बोलते हैं, एक ही बात है। निर्गमित पूंजी से कम तो हो सकती है, लेकिन उससे ये अधिक नहीं होती, ठीक है। और उससे कम भी कितना होना चाहिए, 90% तक हो सकती है, यानी कि 10% कम हो सकती है केवल। ये इसके लिए आता है ना, एक शब्द आता है न्यूनतम आवेदित पूंजी, यानी कि एक कंपनी जितने शेयर इशू करती है उसका कम से कम 90% ज़रूर मिलना चाहिए आवेदन, नहीं तो वो कंपनी उन आवेदनों को सम्मानित नहीं कर पाएगी, यानी कि उनके बदले में शेयर्स दे नहीं सकेगी और वो पूरा पैसा वापस करना होता है। ये टॉपिक हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम चौथी कैटेगरी जाने, याचित पूंजी। याचित पूंजी वो होती है कि जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है। जो अंश होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि ये कुछ मूल्य वाले होते हैं। मान लिया ये 10 रुपये मूल्य वाले हैं या 100 रुपये मूल्य वाले हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि पूरा पैसा एक साथ मांगा जाए। मान लिया किस्तों में पैसा मांगा गया, तो प्रार्थना आवेदन पे आपने मान लिया 3 रुपये मांगे थे, तो उसके बाद में आपने फिर आवंटन पर 4 रुपये मांग लिए, तो 3 रुपये फिर भी बचे रह गए। अगर ये 3 रुपये अभी तक मांगे नहीं गए हैं, तो जो याचित राशि मानी जाएगी वो 7 रुपये मानी जाएगी, ठीक है। तो यही इन्होंने इसमें समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है आप इसे समझ जाएंगे अगर आप पढ़ेंगे। फिर भी हल्का सा मैं इसे बता देता हूँ। अधिकतर कंपनियां समस्त प्रार्थित पूंजी की राशि एक साथ नहीं मांगती, किस्तों में मांगती हैं, कुछ आवेदन पर, कुछ आवंटन पर, कुछ कॉल्स पे। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो मांग लिया गया है वो याचित पूंजी कहलाता है, ठीक है। समस्त राशि अगर मांग ली गई है तो प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी में कोई अंतर नहीं रह जाता, ये दोनों एक समान हो जाती हैं। अंशधारियों द्वारा जो धनराशि चुकाई नहीं जाती है वो बकाया मांग राशि यानी कि कॉल्स इन एरियर कहलाती है। और कभी कभी अंशधारी कुछ पैसे एडवांस में दे देते हैं। मतलब अगर आपने अभी आवंटन मनी ही मांगी है, आवेदन राशि और आवंटन राशि मांगी थी, कॉल मनी के 3 रुपये बाकी थे और किसी ने अगर आवंटन के साथ ये 3 रुपये भी दे दिए अपने 100 शेयर्स पर, तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कॉल्स इन एडवांस। ये टॉपिक कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बाद में आते हैं। फ़िलहाल अभी इन्होंने उदाहरण से कुछ समझाने की कोशिश की है, वही जो मैं समझा चुका, मुझे लगता है आप समझ सकेंगे। प्रदत्त या चुकता पूंजी वही होती है कि याचित पूंजी जितनी मांगी गई है उसमें से जितना आपको मिल गया है जनता से, वो उसकी पेड अप कैपिटल कहलाती है। इसे निकालने के लिए जो याचित पूंजी होती है, याचित पूंजी, उसमें से जो धनराशि आपके मिली नहीं है, यानी कि जो एरियर्स है, कॉल्स इन एरियर्स जो थे, वो अगर घटा दीजिए तो आपको प्रदत्त पूंजी पता चल जाती है, ठीक है। संचित पूंजी वो पूंजी होती है जिसे रिजर्व करके रख लिया जाता है। ये बेसिकली ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो निर्गमित नहीं किया जाता। इसे उस समय के लिए बचा के रखा जाता है जब कंपनी का समापन होगा। इसे समापन की दशा से पहले कभी नहीं मांगा जा सकता, इसीलिए इसको हम संचित पूंजी कहते हैं या आरक्षित पूंजी कहते हैं। ये दरअसल ऋणदाताओं को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, एक्सेस सिक्योरिटी प्रदान करती है। अंश पूंजी के प्रयोग क्या क्या होते हैं? जो पैसा अंश पूंजी से इकट्ठा होता है उससे आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप स्थिर पूंजी, स्थिर पूंजी का मतलब है कि वो पूंजी का हिस्सा जो फिक्स्ड असेट्स में लगा हुआ है उसे स्थिर पूंजी कहा जाता है पूंजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, दुकानें वगैरह आप खरीदते हैं, ये स्थिर पूंजी कहलाता है। अगर पूंजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैसे ये फिक्स्ड असेट्स होती हैं, सभी फिक्स्ड असेट्स हैं। और जो आपकी चल पूंजी होती है वो सर्कुलेटिंग कैपिटल होती है। ये कहाँ लगाई जाती है? ये कच्चे माल की खरीद में, दैनिक व्ययों वगैरह में उपयोग में लाई जाती है। ये प्रतिदिन के व्यवसाय संचालन में उपयोग में आती है। तो आपने अभी जो जाना वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अंश पूंजी क्या है और अंश पूंजी के प्रकार क्या हैं। उससे पहले आपने प्रविवरण के कुछ प्रकार थे। जैसे पहला था स्थानापन्न प्रविवरण, इसकी दशाएं कौन कौन सी थी और फिर विषय सामग्री क्या थी। फिर आपने शल प्रविवरण जाना, रेड हेरिंग प्रविवरण जाने और फिर अंश पूंजी कंपनी जाने। आज के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं, 20 मिनट का वीडियो लगभग हो चुका है। तो चलिए प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, इन प्रश्नों को आप लिखेंगे। पहला प्रश्न होगा, स्थानापन्न प्रविवरण से क्या अभिप्राय है? इसे निर्गमित करने की दशाओं का वर्णन कीजिए।
प्रश्न संख्या 2, स्थानापन्न प्रविवरण की विषय सामग्री का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3, सेल्फ प्रविवरण से क्या आशय है। प्रश्न संख्या 4, रेड हेरिंग प्रविवरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 5, अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिखेंगे। अगर कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको आपके हर प्रश्न का निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।